सो हेलो एवरीवन, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्या करेंगे, जो जेई मेंस का फर्स्ट डे का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर आपका नेक्स्ट जो सेशन या नेक्स्ट डे में अगर आपका एग्जाम है जेई का, तो आप उस किस तरीके से उसको प्रिपेयर करोगे, एनटीए ने किस तरीके से पेपर को सेट करा था, क्या उनकी साइकोलॉजी थी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम पूरा का पूरा जो आज का डिस्कशन रहेगा वो फिजिक्स के बेस पे करेंगे कि आप फिजिक्स में किस तरीके से 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, पर इस पेपर में फिजिक्स स्कोरिंग है। तो जो चीज स्कोरिंग है अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो तो आप कम से कम भी 23-24 क्वेश्चन बहुत प्यार से कर पाओगे, अगर आपने 11th और 12th के आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, है ना। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, किस तरीके का पेपर था, कैसा क्वेश्चन था, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, किस तरीके से उसकी साइकोलॉजी थी, सारी चीजों को हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है और वो अटैच है दो स्ट्रिंग से, और दोनों स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल है, मतलब स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। और हमने जब लेफ्ट स्ट्रिंग को कट कर दिया तो राइट स्ट्रिंग पे क्या टेंशन होगी ये हमें निकालना है। जैसे हम लेफ्ट स्ट्रिंग को कट करेंगे क्या होगा, ये वाला पार्ट जैसे ही हटेगा, ये स्ट्रिंग, ये वाली जो पार्ट है ये ऐसे करके नीचे आएगा और रोड हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जो स्ट्रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो भी ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा। मीनिंग सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि आप बोल दो कि अब तो पूरी टेंशन पूरी बॉडी पे आ जाएगी और आप बोलोगे टेंशन mg के बराबर हो जाएगी, नहीं। यहां पर क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब mg, उसको रोक कौन रहा है, टेंशन, किसके बराबर होगा, m a के। और यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी ये किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की, है ना। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम जान रहे हैं कि रॉड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर रॉड रोटेट कर रही है तो हम जानते हैं a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, मीनिंग हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। क्या हम टॉर्क निकाल सकते हैं, हाँ हम टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क किसके होता है, टॉर्क किसके बराबर होगा, I इंटू अल्फा। और टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है R इंटू एफ के, है ना, R इंटू एफ अल्फा। तो यहां से अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, I अपॉन में R इंटू एफ, है ना। सॉरी, यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा R इंटू एफ अपॉन में I। रेडियस, सेंटर ऑफ मास का क्या रेडियस होगा, अगर पूरी डॉट L है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2। नीचे की तरफ क्या लगेगा, m इंटू जी। और इनर्शिया, रॉड का इनर्शिया उसके एंड से जो होगा उसका फॉर्मूला है, याद रखना है, ml²/3, ml²/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, m से m कट जाएगा, एक L से एक L कट हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3g/12। ये हमारा अल्फा आ गया। अल्फा आने के बाद हमें a निकालना है। a इज इक्वल्स टू क्या है, r अल्फा। r कितना है, L/2। अल्फा इज 3g/12। यहां से मैं l को l से काट दूंगा और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 3g/4। अब मैं उस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, तो मेरे को तो टेंशन निकालनी है, ये इधर आएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू टेंशन, mg माइनस ma कितना है हमारा, m 3g/4 इज टेंशन। अब देखो 3/4 है, 1 में से गया, कितना बचेगा, 1/4 mg इज इक्वल टू टेंशन, है ना। तो आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन mg/4 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा रोटेशन का पार्ट था,
थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का पार्ट था। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सिंपल नहीं होगा, 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट आपस में वहां पर हमारे नेक्स्ट एग्जाम में मिक्स होने वाले हैं। ये बात पक्की है कि एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पक्का आता है। मतलब एक क्वेश्चन तो लॉजिक गेट से हर एग्जाम में पक्का ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ना। इसको अगर हम बहुत सिंपल तरीके से करना चाहें तो हम जानते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा गेट, और ये हमारा, है ना। तो ये हमारा नॉट है, ये हमारा नॉर है, और ये हमारा अगेन कौन सा है, नॉट है। इसको करने के काफी तरीके हैं, पर हम बहुत सिंपल तरीके पे जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका क्या है कि अगर हमारा नॉट है तो जो भी इधर सिग्नल होगा 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। मतलब ये सिग्नल क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। नॉर और का उल्टा होता है, और मतलब दोनों में से कोई एक सिग्नल आएगा तो वो यस कर देगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक x बनाएंगे, एक y बनाएंगे, और कहीं ना कहीं एक आउटपुट की टेबल बना लेंगे, है ना। x में हम सबसे पहले 0 दे देते हैं और 0 देते हैं। मैंने दोनों पे 0 दिया, क्योंकि नॉट था उल्टा कर देगा तो 1 और 1 कर देगा, और में दोनों में से किसी एक में आना चाहिए तो यस कर देगा, पर उल्टा हो गया तो 0 हो गया, और 0 का मेरे को क्या मिल जाएगा, 1, है ना। अगर 0 0 मेरे को 1 मिल रहा है, इसका मतलब वो और तो नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, हम चेक कर लेते हैं 0 और 1। मतलब यहां पे 0, यहां पे 1 रख दूंगा। जैसे ही मैं 1 रखूंगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0 में ये 1 देगा, अगेन 0 आ जाएगा, और 0 का मेरे को क्या दे देगा, 1 दे देगा। 0 और 1 का मीनिंग क्या है, 0 और 1 का मीनिंग क्या है, अगर ये नॉर होता तो 0 1 में ये क्या देता, 0, और आ जाता 1। एंड में दोनों में होना चाहिए, है ना, एंड में दोनों में होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नॉर, है ना। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था डायमेंशन एनालिसिस से, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन, डायमेंशन एनालिसिस। एक बार इसको देखते हैं। हमें यहाँ पे एक डायमेंशन दे रखा है, और हमें a बाई बी का डायमेंशन हमें यहाँ पर निकालना है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि P प्रेशर है, रो डेंसिटी, और V क्या है, स्पीड है। तो हम ये जानते हैं कि सेम प्रेशर वाले को हम ऐड कर सकते हैं, मीनिंग A इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, A T स्क्वायर बाई B, है ना। मतलब अगर मैं इसको नीचे भेज दूं, इसको मैं नीचे भेज दूं, तो A बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, P बाई टी स्क्वायर के। P का डायमेंशन, P किसके बराबर होता है हमारा, अगर आप याद रखो तो फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब ml t माइनस 2, और एरिया करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा T2, तो ये आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 4। तो ml माइनस 1 t माइनस 4, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगर डायमेंशन से ऐसा क्वेश्चन आता है तो मतलब मान के चलना फ्री के मार्क्स है। ट्राई करना कि इसको तरीके से आप सॉल्व करके आप उसको सॉल्व कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के बराबर हो जाती थी, मतलब के जेड ई स्क्वायर बाई आर मेरा बराबर हो जाता था काइनेटिक के, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती थी के जेड ई स्क्वायर बाई आर, नीचे काइनेटिक आ जाती थी। अगर आपने पढ़ा हो तो हमने इतना बात याद थी कि काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो हमारा रेडियस था वो कितना आता था, 41.3
फर्मी मीटर, है ना, 41.3 फर्मी मीटर हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आता था फॉर रेडियस 5.5 को। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं, है ना, इसको क्या यूज कर लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें आर निकालना है, डेट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन में कितना होता था, हमें कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर मैं इसको 5.5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 5.5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म मेरी क्या बन जाएगी 41.3, जो कि रदरफोर्ड ने बताई थी, है ना। और अब मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 5/7 और 5/7, इसको अगर मैं 42 मान लूं तो ये आ जाएगा 6 और अप्रोक्स 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन में तो सारे नैनोमीटर है, मीनिंग की ऑप्शन ही गलत है ना, ऑप्शन ही गलत है। पर आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जब उसने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था तो हमारी कितनी आई थी 41.3, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 7.7 दे दूंगा तो मैं ये बात याद रखूंगा कि के जेड ई स्क्वायर बाई 5.5 मेरा 41.3 था और मैंने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, सिंपल था। नेक्स्ट इज कि एक एयर फील्ड कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसमें डाई इलेक्ट्रिक हमने डाल दिया विथ ऑफ D/3, मतलब एक कैपेसिटेंस के D/3 थिकनेस पे हमने क्या डाल दिया, उसका डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। नया कैपेसिटेंस क्या होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके लिए आप डाई इलेक्ट्रिक का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो और दूसरा क्या है कि आप इसको दो पैरेलल कैपेसिटेंस की तरह देख लो। तो पहला कैपेसिटेंस हमारा ये वाला और दूसरा कैपेसिटेंस ये वाला, इसकी लेंथ कितनी बच जाएगी 2D/3। तो कैपेसिटेंस दोनों को प्लस कर दूंगा, C1 प्लस C2, पहले वाले का क्या हो जाएगा के ई नॉट, एरिया सेम है और डिस्टेंस हो जाएगा D/3, तो D आ जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, प्लस C2 कितना हमारा के ई नॉट, एरिया सेम है और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D/3। पर सॉरी ये सीरीज का कंसेप्ट होगा तो इसको हमें 1 में करना पड़ेगा, 1/c इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज में है, ऐसे जा रहा है, पोटेंशियल सेम नहीं है दोनों के अक्रॉस पे, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें। तो हमारा हो जाएगा D/3 ई नॉट ए प्लस 2D/3 ई नॉट ए, है ना। के नहीं आएगा यहाँ पे, कॉमन उठा लेंगे तो D कॉमन आ जाएगा, ई नॉट ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/3 प्लस 2D/3। इसमें से मैं 3 भी कॉमन ले सकता था, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। ये मेरा क्या आया है 1/c, इसको सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल्स टू 3E0A, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K, D बाहर है मेरा तो ये K आ जाएगा एलसीएम में और इसका 1 आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे, ये आ जाएगा 2K इज इक्वल्स टू 1/c, है ना। और K की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 3E0A/D K प्लस 1 प्लस 2K, K की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मैं K की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं K की जगह यहाँ पे क्या रख सकता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 3, 6 और 7, तो ये हो जाएगा 9/7C, जो कि मेरा क्या है ऑप्शन नंबर D। बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है, और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशन से आया है और हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें वाली बात पता होनी चाहिए कि अगर एक रॉड है तो उसके एक्सिस से जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/2, और अगर हम उसको h से रोटेट करेंगे तो ml²/3, है ना। तो यहाँ पे एक रॉड हम इसको ट्रीट कर लेंगे और एक रॉड हम इसको ट्रीट कर लेंगे। बात समझ आई? तो जब हम दो रॉड ट्रीट करेंगे तो पहले वाले रॉड का तो कितना आ जाएगा, ml²/3। इस वाले रॉड का जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा ml²/12 प्लस डिस्टेंस लेंगे ml², है ना। दोनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का 12 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4ml² प्लस ml², और इसका आ जाएगा 12ml², और बहुत सिंपल है, तीनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17ml²/12, आंसर नंबर, है ना। मैंने क्या करा, इस रॉड का ml², इस वाले पार्ट का ml², और इस पार्ट का इसके एक्सिस से md² हम फॉर्मूला लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अगला चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आइडियल सोलेनॉइड है जिसको वर्टिकली आपने रखा हुआ है, ऐसे करके वर्टिकली रखा हुआ है, और एक करंट फ्लोइंग कर रहा है, एक चार्ज Q को हमने डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ फेंका है। हमें बताना है कि सोलेनॉइड पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा। डाउनवर्ड Q थ्रोन विद सोलेनॉइड, इट एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हमें एक्सेलरेशन बताना है। अब आप जानते हो कि भाई एक्सेलरेशन का मतलब है फोर्स, और फोर्स बराबर होता है QVB साइन थीटा। V और B दोनों की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा फोर्स को 0 कर देगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, तो वो सिंपल ग्रेविटी से क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। वेव प्रोपोगेट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पे देखो तो वेव कहाँ पे, एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, जे में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो आप जानते हो अगर हम क्रॉस करें तो IJK, है ना, कहां पे होनी चाहिए वो, K में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दो रोड है, दोनों की लेंथ 60 सेंटीमीटर है, जॉइंट टुगेदर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर मतलब एक्सपेंशन हमें गिवन है, एंड द टेम्परेचर इज सेम एंड इक्वल्स टू 30 डिग्री विच इंक्रीज टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। Two rod of equal length 60 centimeter each is joined to end, coefficient of linear expansion हमें given है, and their temperature are same and equals to 30 degree which is increased to 100 degree, find the length of combination। मतलब हमसे बोला कि भाई दो रॉड दे दी है, दोनों 30 डिग्री पे थी, अब हमें बताना है कि इनकी कॉम्बिनेशन पे क्या लेंथ होगी। तो हम कहते हैं कि भाई पहला डेल्टा एल बढ़ेगा, दूसरा डेल्टा L2 बढ़ जाएगा, है ना। और आप जानते हो कि जो डेल्टा L होता है वो किसके बराबर होता है, L अल्फा डेल्टा टी के, L अल्फा डेल्टा टी के। तो हम लगा देंगे, तो हम बोलेंगे भाई डेल्टा L1 किसके बराबर होगा, L 60 सेंटीमीटर, अल्फा 24 इंटू 10⁻⁻⁶, और डेल्टा टी कितना हो गया 70, प्लस इसका कितना कर देंगे 0.6 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 70। इसमें से सब कुछ कॉमन उठाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 70, और ये हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3, है ना। तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, 0.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 70 इंटू 3। अब ये डेल्टा एल हमें निकालना है
और एक पॉइंट से एक पॉइंट हम काट सकते हैं। 12 6 या 72 और ये हो जाएगा 21, है ना। हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 2 सॉरी 7 प्लस 4 और 14, ये आ जाएगा 2 1 1 5 1। अगर आप देखो तो फाइनल लेंथ हमारी हो जानी चाहिए दिस 120 प्लस 1 5 1 2। फाइंड द इंटरनल एनर्जी of gas if temperature change by 10 Kelvin, number of mole of gas is 10, Cp आपको दे रखा है 7, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट गामा आपको 7 दे रखा है, और R नहीं Cp आपको गिवन है, Cp आपको 7 दे रखा है, R आपको दे रखा है 2 कैलोरी, और नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं 10, और डेल्टा टी आपको दे रखा है 10 केल्विन, है ना। हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखो तो अगर मैं Cp माइनस Cv करूं तो R हो जाएगा, तो यहां से Cv किसके बराबर आ जाएगा 5 के। अब आप जानते हो कि Cv मेरा बराबर होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T के, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाई डेल्टा T के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो यहाँ पे वर्क डन भी आता है, पर क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U मेरा बराबर हो जाएगा Cv डेल्टा T के, n मोल के लिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n 10 है, Cv 5 है, और ये 10 है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो कि जो टाइम का फॉर्मूला, सॉरी फाइंड द टाइम टेकन टू पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू बोथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। टू मैकेनिकल वेव और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, लीनियर मास डेंसिटी आपको μ1 एंड μ2 दे रखी है, हाफ। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन हमें निकालना है ना। तो आप जानते हो कि भाई हमें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, √T बाई मास पर यूनिट डेंसिटी म्यू, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ के बराबर होनी चाहिए। और वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू क्या कर दूंगा 1 अपॉन में म्यू, मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √μ। तो पहले का भी अंडर रूट, दूसरे का अंडर रूट, तो 1 बाई अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 1 बाई √2, है ना। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे tan थीटा में गिवन है 1 2 3 4, और हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। हम सब जानते हैं कि F इंटू डी एक्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, मतलब F इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी यू बाई डी एक्स का जो स्लोप होगा वो हमें फोर्स दे देगा, जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा फोर्स। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे ज्यादा जो स्लोप की वैल्यू है वो किसकी है, θ2 की, मतलब B2C में सबसे ज्यादा फोर्स होगा। तो B2C में सबसे ज्यादा फोर्स, B2C में सबसे ज्यादा फोर्स, देन AB तो है ही है, फिर CD है या D है, तो CD में कांस्टेंट है, तो CD सबसे, पर यहाँ पे आकर स्लोप नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स 0 होगा, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव की वजह से हमें ये ऑप्शन को चूज कर लेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि भाई ये स्लोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, हमें वर्क डन यहाँ पर निकालना है, और हम A से B तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें वर्क डन बताना है, और हमारे पास जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलम है। यहाँ पे हमें 3D टाइप का दे दिया है, तो हम जब डिस्टेंस निकालेंगे वो R निकालेंगे, तो हमें इसके लिए R निकालना है, और R निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई x को स्क्वायर कर दो, y को स्क्वायर कर दो, और z को स्क्वायर करके रूट कर दो। तो 5 का 25 प्लस 16 2√2 कितना हो जाएगा 8, है ना। ये हो जाएगा हमारा
इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 49, मतलब √7 आ जाएगा। तो पहले वाले के लिए जो r की वैल्यू थी वो 7 थी, दूसरे वाले के लिए r की वैल्यू निकालेंगे तो 4 जमा 4 जमा 1 9, मतलब इसके लिए कितनी हो जाएगी 3। हम पहले वाले के लिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन, कि कितना वर्क डन हम करेंगे। तो सिंपल है, KQ अपॉन में R अपॉन में KQ अपॉन में R कर देंगे, है ना। KQ 9 इंटू 10⁻⁹, दूसरा Q भी लेंगे हम। पहला Q है 2 इंटू 10⁻⁻6 और दूसरा Q कितना है 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7। अगर आप देखो तो मैं इसको काटूंगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10, मतलब ये बचेगा 90 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 21 और ये हो जाएगा 4, 21 4 आ गया। अब ये हो जाएगा 8 और 8 9 जा 720 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 21। अगर आप इसको देखो तो अप्रोक्स आपका आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हम किसी भी सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं तो हमें वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाना होता है। तो भाई सैटेलाइट हमारी 1.5 आर के अराउंड कर रही थी, आपको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है कि वो रेडियस 3 आर पे चली जाए। तो जो आया आंसर वो gmm/λ आ रहेगा, देन x इक्वल्स टू, पर यहाँ पे हमें निकालना था लैम्डा, है ना। तो पहले वाले पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का वहां से आपको फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, gmm/r इज इक्वल्स टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, m से m काट देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है 2gmm/r। पर नहीं, सॉरी, ये तो हमारी है एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बराबर करते हैं, तो सेंट्रीपिटल हो जाता है हमारा mv²/r और सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है gmm अपॉन में r², है ना। हम यहाँ से एक r से एक r कट कर देते हैं, m से m कट देंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी √gm/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv² कर देंगे तो gm और r हमारा कितना है 1.5 r, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस माइनस gmm/1.5 r इज इक्वल्स टू, अब आपने 3 r पे भेजा है तो हाफ gmm/3 r और माइनस कर देंगे gmm/3r प्लस आपने कुछ एनर्जी इसको दे दी है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं लिख लेता हूँ gmm/3r, यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस gmm/ और ये हो जाएगा 3r। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gmm/3r और ये माइनस का हो जाएगा gmm/6r। अगर आप देखो तो ये दो वैल्यू आपस में कट कर चुकी है, ये आपको एनर्जी देनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू दिस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 6। तो सिंपल है, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक टोटल एनर्जी दोनों की माइनस कर देनी है। अब अपनी वाली एनर्जी
निकाल दोगे। एरर का क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि जब हम दो स्प्रिंग को पैरेलल में कांटेक्ट करते हैं तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 50 सॉरी, और चेंज जो होगा वो एरर में हमेशा ऐड होगा तो वो 0.5 के हो जाएगा। तो जो हम चेंज निकालेंगे डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 50, मतलब 1/100। 1/100 का मतलब हो जाता है कितना 1%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी और बेसिक सा। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, पर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। जब आप क्या करते हो, जब आप स्लैब डालते हो, जब हम क्या करते हैं, हम स्लैब डालते हैं तो पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाता है। जब हम स्लैब डालते हैं तो जो पार्ट डिफरेंस होता है चेंज हो जाता है। तो जो पहली वाली वेव है जिसके लिए आपने स्लैब डाला, इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा, इसका जो पार्ट डिफरेंस होगा, इसका जो पाथ हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस तो बाद में निकालेंगे, वो हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, म्यू टी माइनस टी, है ना। ये आपका पार्ट डिफरेंस का चेंज आएगा। तो मतलब जो आपका पार्ट डिफरेंस का चेंज आएगा या जो बीटा की फ्रिंज विद बीटा आएगी वो आपका हो जाएगा म्यू टी माइनस टी इंटू बीटा। ये बीटा शिफ्ट है, ये इतना शिफ्ट हो जाएगा। म्यू आपको कितना दे रखा है 1.5, थिकनेस कितनी दे रखी है एंड टी इज एन माइक्रोमीटर 30 स्लिट। अच्छा, हमें थिकनेस ही निकालनी है और स्क्रीन डिस्टेंस और स्लिट हमें दे रखा है, और हमें जो बीटा शिफ्ट में दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 0.2 इज इक्वल टू 1.5 टी माइनस टी, और जो मेरा बीटा होता है ना, नहीं हमें जरूरत ही नहीं बीटा की, हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। हमें तो शिफ्ट का पार्ट डिफरेंस ही शिफ्ट आता है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 टी इज इक्वल्स टू 0.2, और पॉइंट से पॉइंट काटेंगे और टी आ जाएगा हमारा 2/5। टी हमारा 2/5 आ गया। इसको एक बार देखना पड़ेगा, इसने एक बार पोस्ट कर दिया यार। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन YDSC का है, और जब हम स्लिट को मतलब मान के चलो कि अगर हम कोई थिकनेस टी का स्लैब उसके अंदर डाल देते हैं तो उसकी स्लिट जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लाइटली दूर चला जाता है। तो उसका फॉर्मूला है कि भाई जो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का रेशियो होगा वो बराबर होगा म्यू माइनस 1 टी के। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमें दे रखा है 10⁻⁻3, डी हमें गिवन है 0.5, म्यू 1.5 मतलब 0.5, और टी आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और नीचे आ जाएगा 0.25। इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अगर हम माइक्रो में देखें तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻6। तो आंसर हमारा आ जाएगा एन की वैल्यू 4000 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर स्पीड पूछ लिया है और हमें फोर्स दे रखा है। तो फोर्स से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि k1 है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी 4t³ i कैप माइनस 3t²। जे कैप एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी निकाल देंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 4t⁴/4 माइनस 3t⁴
3/3, ये आपस में कट जाएंगे और ये आ जाएगा t⁴ माइनस t+3। इनिशियली ओरिजिन पे था, है ना, ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। प्लस सी भी हमें करना पड़ेगा और स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पुल, तो v इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू 0 ही है। इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज t इक्वल्स टू 1, अगर हम यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 डाल देंगे तो 1⁴ माइनस 1, सॉरी ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, इसको सिंपली करेंगे तो ये आई कैप आ जाएगा और ये जे कैप आ जाएगा और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप। लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमसे बोल दिया है कि भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट पे क्या है, मतलब इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा L/d अपॉन में FO/FE। लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें दे रखी है, फोकल लेंथ हमें ऑब्जेक्टिव की दे रखी है 1.25, आई पीस की कितनी दे रखी है 5, ये दे रखा है हमें 26 और डी की वैल्यू होती है 25। इसको करूंगा तो यहाँ पे आएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, ऊपर आएगा 4 एंड ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो 26 4 जा करेंगे, 4 6 जा 24 का 2, 2 8 और 10, तो आंसर आएगा इसका 104। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा और ये वही थे कि जो हमारे जेई के 22, 23, 24 में आए हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे जो 23 या 22 के पेपर में थे। तो अगर आप लास्ट के 3-4 साल के पेपर कर लो और उनके फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देख लो और तो उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार जेई में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एग्जाम।